नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और भारत में पिछले 24 घंटे में 1,61,736 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अगर बात की जाए तो 1,36,89,453 हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामलों की अगर बात की जाए जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है, ऐसी संख्या 12,64,698 है और पिछले 24 घंटे में 879 नए मौत के मामले भी सामने आए हैं। और वहीं जांच की अगर बात की जाए तो भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 25,92,07,108 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटे की बात करें तो 14,01,22 सैंपल कल टेस्ट किए गए। और वहीं वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है देश भर में। अकेले पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 40 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन कल दी गई और टीका उत्सव के तीसरे दिन तक 10.85 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे देश में जांच बहुत धीमी चल रही है। अगर एक दिन में 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है तो जांच इससे भी कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो 14 लाख के आसपास ही रही। और अब दो अहम खबर देश के सामने है। पहली अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। और दूसरी अहम लेकिन थोड़ी निराश करने वाली खबर है कि जिस रेमडेसिवियर इंजेक्शन की मांग भारत में लगातार बढ़ रही है, जिससे कोरोना का इलाज माना जा रहा है, उसे लेकर के डब्ल्यूएचओ ने बड़ा खुलासा किया। डब्ल्यूएचओ की तरफ से यह कहा गया है कि यह कोरोना के इलाज में प्रभावी ही नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने पहले भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिवियर के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे और अब फिर से डब्ल्यूएचओ ने यह कहा है कि ये इस बात के कोई भी सबूत नहीं है कि इस इंजेक्शन से कोरोना मरीजों को कोई फायदा हुआ हो। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और उन्होंने इस इंजेक्शन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। देखिए कि हमारा देश जो है भारतवर्ष है। भारतवर्ष 130 करोड़ लोगों का देश है। अगर 2 डोज आप अगर वैक्सीन की चर्चा करें तो 130 का मतलब हो गया 260 करोड़। चलिए, एक बहुत बड़ा तबका है, चूंकि उस पर ट्रायल नहीं हुआ है, जैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चों का या प्रेग्नेंट लेडीज का या लैक्टेटिंग मदर्स का, चूंकि इन पे ट्रायल नहीं हुआ है तो अभी हम इनको वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन तब भी ये संख्या जो हमको जिसको वैक्सीनेट करना है वो बहुत ज्यादा है। अब देखिए, 2 वैक्सीन है, ये दोनों कंपनियां जो है, ये दोनों वैक्सीन जो बना रहे हैं, इसकी भी डेली प्रोडक्शन की एक कैपेसिटी है। अब अगर तीसरा ऐड हो जाएगा तो वो कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। रहा बात इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का, तो देखिए ना, पहले वाले का भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को समझना पड़ेगा कि अगर फेज 3 ट्रायल जैसे रूटीन ढंग में आप करिएगा, उसको कंप्लीट होने में कितने बरस निकल जाएंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और कोरोना कैसे जान ले रहा है लोगों का या कैसे जान ले रहा था लोगों का, इसके लिए हमको थोड़ा पीछे चले जाते हैं। हम लोग जो विजुअल्स ब्राजील से, अमेरिका से, यूरोप से जो निकल के आते थे कि कब्रिस्तान में डेड बॉडीज को दफन करने की जगह नहीं है, लॉरीज के अंदर में, बड़ी बड़ी लॉरीज के अंदर में डेड बॉडीज को सैक्स की तरह, बोरियों की तरह रखा हुआ है। तो अगर हम बरसों इंतजार करते रहते कि नहीं साहब वो फेज 3 ट्रायल का फाइनल रिपोर्ट आए तब इसको ऑथराइजेशन मिलेगा, तब तक आई मीन a lot of water would have flown under the bridge। तब तक कितनी जानें चली जाती। जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है और उसी वजह से कोरोना के इलाज के लिए इस इंजेक्शन जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेमडेसिवियर, इस इंजेक्शन की मांग भारत में लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये कहा गया है कि ये इंजेक्शन प्रभावी ही नहीं है कोरोना के इलाज के लिए। आखिरकार इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में लोगों की जो कतारें हैं वो इसी इंजेक्शन को लेने के लिए मेडिकल स्टोर के बाहर लगी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अब ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है अगर ये प्रभावी ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन को लेकर के भी बार बार ये अलग अलग राज्यों से ये बातें सामने आ रही हैं कि कोरोना वैक्सीन की कमी है और इसी वजह से वैक्सीनेशन प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब एक और वैक्सीन
भारत को मिल गई है। स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी जो है वो भारत सरकार की तरफ से दे दी गई है। ये दो महत्वपूर्ण खबर हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है, वैक्सीनेशन भी तेजी से किया जा रहा है। लेकिन अगर बात जांच की जाए तो जांच के मामले में भारत की स्थिति जो है वो इतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर 24 घंटे में महज 14 लाख ही कोरोना जांच के मामले सामने होंगे, कोरोना की जांच इतने कम की जाएगी अगर, तो फिर किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि भारत में कोरोना के मामले अभी भी कम ही हैं इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। क्योंकि 24 घंटे में अगर 14 लाख में से 1,61,000 मामले कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं, तो अगर ज़्यादा जांच की जाएगी तो बहुत बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आएंगे देश भर में। लेकिन लगातार कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, कोरोना जांच भी चल रही है और वैक्सीन को एक और नई जो वैक्सीन अब भारत को मिली है, स्पुतनिक रूस की ये वैक्सीन है। 60वां ऐसा भारत देश बन गया है जिसने इसे मंजूरी दी है अपने देश में इस्तेमाल के लिए। अब भारत के पास कुल मिलाकर के 3 वैक्सीन हो गई हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और अब स्पुतनिक वी। ये 3 वैक्सीन अब देश के लोगों को दी जाएंगी। हालांकि लगातार बार बार अगर बात की जाए तो सभी, चाहे वो विपक्षी दल हों या फिर विशेषज्ञ हों, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो एक दायरा बनाया हुआ है 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको ही कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, उसको अब खत्म कर देना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन दी जानी चाहिए। क्योंकि बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मीडिया के सामने आकर के इस बात को कह रहे हैं कि जो 35 से 45 साल की उम्र जिन लोगों की है या इससे कम जिन लोगों की उम्र है, वो अब ज़्यादा दिल्ली में कम से कम कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर के अब अलग अलग जो रिपोर्ट्स सामने आती हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाली हैं। क्योंकि भारत में लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, बड़ी तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए जो इलाज करवाने के लिए जो मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनमें जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये इंजेक्शन इस्तेमाल ही क्यों किया जा रहा था अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है कोरोना के मरीजों को। और इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है, WHO की तरफ से एक आ गया है कि रेमडेसिवियर इंजेक्शन के इस्तेमाल पर WHO ने अब ये सवाल उठाए हैं कि इसकी कोई अभी तक कोई फ़ायदा इसका देखने को नहीं मिला है। कई ट्रायल इस पर किए जा चुके हैं लेकिन कोई ख़ास असर इस इंजेक्शन का देखने को नहीं मिला है। जिन्हें ये दिया गया है, जिनको कोरोना महामारी से जो लोग संक्रमित हुए, अगर उनको इस इंजेक्शन को दिया गया है, उन पर इसका इस्तेमाल किया गया है, तो वो उन लोगों में से कई ऐसे भी हैं जिनकी मौत भी हुई है और कई ऐसे भी लोग पाए गए जिनमें कोई सुधार कोरोना की स्थिति में उनमें देखने को नहीं मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा इंजेक्शन जो कि कोरोना मरीजों को दिया ज़रूर जा रहा है भारत में, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके लिए इतनी मारामारी हो रही है अलग अलग जगहों पर कि विपक्ष भी सरकार को घेरने पर लगा हुआ है कि इस इंजेक्शन की भी आपूर्ति पूरी नहीं करवा पा रही है सरकार। लेकिन अब ये बड़ा खुलासा WHO की तरफ से किया गया है। और वहीं अगर बात की जाए कोरोना वैक्सीनेशन की, तो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान भारत में चलाया जा रहा है। टीका उत्सव के नाम से देश भर में वैक्सीन लगाई जा रही है, लोगों को बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। लेकिन अब एक और ये अच्छी खबर भारतवासियों के लिए सामने आई है कि 2 वैक्सीन अब तक भारतीय नागरिकों को दी जा रही थी, लेकिन अब तीसरी वैक्सीन का भी रास्ता खुल गया है। स्पुतनिक वी, ये रूसी वैक्सीन है, अब इसको भी मंजूरी भारत ने दे दी है। भारत सरकार ने इस वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। लेकिन कब से ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी देश के लोगों को, ये अभी देखने वाली बात होगी। इस खबर पर चर्चा करेंगे डॉक्टर DK गुप्ता और डॉक्टर आरती यादव। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है NB न्यूज़ पर। डॉक्टर DK गुप्ता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आज हमारे सामने 2 अहम खबर हैं। एक स्पुतनिक वी जो कि रूसी वैक्सीन है, उसको मंजूरी दे दी गई है भारत में, और WHO ने सवाल उठाया है उस इंजेक्शन को लेकर के जिसके लिए मारामारी हो रही है। रेमडेसिवियर के बारे में WHO की तरफ से एक आ गया है कि ये प्रभावी नहीं है, तो फिर क्यों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है?
ये ऐसा नहीं प्रभावी नहीं है। इसको ऑलरेडी एफडीए का अप्रूवल मिल चुका है और इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई है, देखा गया है कि रिकवरी रेट क्या है। अगर रेमडेसिविर को हम जल्दी पहले या दूसरे वीक में दे देते हैं तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है और देखा गया है कि लगभग 30 से 40% रिकवरी जो है वो फास्टर होती है, कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं और डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी पद्धति इलाज की, जैसे प्लाज्मा थेरेपी की बात करें, उसका जरूर हम लोगों को पता लगा कि उसका बहुत रिस्पॉन्स रेट अच्छा नहीं है या उसमें ट्रीटमेंट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आउटकम जो होता है अगर प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद पेशेंट के आउटकम में ज्यादा फर्क नहीं, बट रेमडेसिविर में जितनी अभी स्टडीज हुई है मैक्सिमम, उसमें अभी तक तो यही देखा गया है कि 30 to 40% रिकवरी फास्ट होती है, कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं और डेथ के चांसेस ज्यादा है। लेकिन WHO ने जो दिया है कुछ एविडेंस बेस दिया होगा, अब मुझे लगता है कुछ बड़े स्टडीज की जरूरत है। जैसे कुछ बड़ी स्टडीज आएंगी तब हम ज्यादा इस पर कंक्लूड कर पाएंगे। अभी तक तो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सम्मिलित है। ये कहा जा सकता है कि जिस इंजेक्शन के लिए इतनी मारामारी हो रही है देश में, वो आपका ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं प्रभावी है, इसीलिए उसके लिए उसकी जो मांग है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए देखो ना, सरकार ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट पे। अब कुछ प्रभावी है, मारामारी हो रही है, प्रभावी है इसीलिए हो रही है। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि रेमडेसिविर सबको नहीं देनी है। मारामारी इसलिए हो रही है बिकॉज इसका कभी कभी जुडिशियस यूज नहीं होता दवाइयों का, तो हमें इसका जुडिशियस यूज करना है। जो मरीज जो 60 साल से प्लस हैं, जिनको कोमोर्बिड कंडीशंस हैं, जिनके एक्सरे में न्यूमोनाइटिस है, जिनकी कंडीशन थोड़ी सिक है, ऑक्सीजन पे हैं, तो उन मरीजों को हमें देनी चाहिए, ना कि सभी हेल्दी पेशेंट्स को। और 90% ऐसे लोग होते हैं जिनको माइल्ड या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, इनको रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है, तो इन लोगों को रेमडेसिविर नहीं देनी चाहिए। अदरवाइज जिन लोगों को जरूरत है उनको नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें जुडिशियस यूज करने की जरूरत है और पब्लिक के अंदर जो पैनिक हो रहा है वो पैनिक की जरूरत नहीं है। सबको नहीं, बहुत सारे लोग तो मैं देख रहा हूँ ऐसे हैं कि जो दवाइयों को खरीद के स्टॉक कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, वो इसलिए हो रही है कहीं ना कहीं अफवाहें उड़ गई है कि रेमडेसिविर के अलावा कुछ इलाज ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे इलाज है। तो कोरोना का एक्चुअल इलाज है वो सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव इलाज है। मतलब उसमें ये कि अगर आप सिम्टोमेटिक है, अगर आपको सिम्टम नहीं है, सिर्फ प्रोटीन खानी है, मल्टीविटामिन लेना है, जिंक लेना, विटामिन सी लेना, विटामिन डी लेना है और डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन जो आपको दे सकते हैं, और आइवरमेक्टिन। इसके अलावा फेविफ्लू भी है। तो इतनी सारी दवाइयां हैं जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस में इनको हम दे सकते हैं। जो सीरियस हैं, जो हाई मॉडरेट पेशेंट्स हैं, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनको हम भर्ती करके ऑक्सीजन बहुत है, मैंने स्टेप थेरेपी। दूसरा आईवी फ्लूइड देना चाहिए हमें। तीसरा जो है हमें स्टेरॉइड का बहुत बड़ा रोल है, अगर कोई निमोनाइटिस है, सांस में दिक्कत है तो स्टेरॉइड का रोल है। चौथा, कोई अगर साथ में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं उसको। और पांचवा ये है कि हमें जो पैरासीटामोल वगैरह है, जो और सपोर्टिव ड्रग है, नेबुलाइजेशन है, स्टीम्स है, विटामिन सी, विटामिन डी, ये भी एडमिटेड पेशेंट को देते हैं। और इन 6 पेशेंट्स में ही रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है, बाकी सबको आवश्यकता नहीं है। तो कृपया करके हम सबको समझना चाहिए रेमडेसिविर ऐसा नहीं कि रामबाण है, पर हाँ ये है कि अगर मिल सकती है और जो सीरियस पेशेंट है उनको देनी चाहिए। और उसका सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया कि सरकार ने बैन कर दिया रेमडेसिविर को। तो अगले कुछ समय तक तो हम लोग को, मुझे लगता है अगले कुछ ही दिनों में सब लोगों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी मार्केट में। जी, डॉक्टर आरती यादव जी को भी मैं चर्चा में लाना चाहूँगा। डॉक्टर आरती जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर देखा जाए तो वैक्सीन के बारे में अलग अलग राज्यों से ये बातें सामने आ रही है कि वैक्सीन की कमी हो रही है जगह जगह पर, लेकिन अब स्पुतनिक वी को इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। हालांकि आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, इससे पहले भी दोनों वैक्सीन आपातकालीन इस्तेमाल के हिसाब से ही भारत में लोगों को दी जा रही हैं। तो क्या लगता है कि स्पुतनिक वी कितनी प्रभावी वैक्सीन है इन दोनों भारतीय वैक्सीनों के मुकाबले? है स्पुतनिक वी वैक्सीन की। ये वैक्सीन जो है वो प्रिवेंशन के लिए है। इसके लेस साइड इफेक्ट हैं, इसकी एफिकेसी ज्यादा है, एफिकेसी इसकी अराउंड 90% है। ये एफिकेसी जब पता चलती है जब हम ट्रायल देते हैं, उस टाइम हमें किसी भी ड्रग की एफिकेसी पता चलती है। इसका एक जो एडवांटेज है वो ये है कि इसका डोजिंग जो बहुत ही फ्रिक्वेंट है। इसका फर्स्ट डोज लेने के बाद जो इसका सेकंड डोज है वो 21 डेज के बाद लेना होता है, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। प्लस एक अगर हमारे पास जो 2 ऑलरेडी वैक्सीनेशन थे, जो कोवैक्सीनेशन एंड कोविशील्ड दोनों थे, इनकी जैसे कि कमी पड़ रही है। महीने में 6 से 7 करोड़ लोगों को पर मंथ लगना चाहिए था, और नीड जो हमें है वो 10 से 11 करोड़ लोगों को है लगनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं डेफिशिट है और ये उसके लिए एक ब्रिजिंग का काम करेगी।
और लोगों को स्पुतनिक भी डेफिनेटली लगवानी चाहिए, एक ये प्रिवेंशन का काम करेगी। और जो दूसरी चीज है कि रेमडेसिविर के लिए है तो वो ट्रीटमेंट के लिए है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि केस जो आता है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3 चीजों में उसको डिवाइड किया जाता है। अभी माइल्ड जिनको है प्रॉब्लम, या जिनको सस्पेक्टेड है, या जिनको प्रिवेंशन के लिए जरूरत है, तो प्रिवेंशन के लिए स्पुतनिक भी डेफिनेटली काम करेगी क्योंकि इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। अभी जो मॉडरेट टू, सबसे पहले तो रेमडेसिविर क्या होता है, ये एक एंटीवायरल ड्रग है। इसमें वायरल का लोड जो होता है उसको कम करता है ये। और इसे हम किस कंडीशन में देते हैं, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में देते हैं। जिन लोगों का सडनली ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, और जिन लोगों को सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हम ये देते हैं वैक्सीन। अभी इसका जो काम होता है वो ये है कि जो भी डिसीज है उसकी सीवियरिटी को कम करता है। जी, तो जिस तरीके से डॉक्टर डीके गुप्ता मैडम ने बताया कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है कोरोना से लड़ने में जो इंजेक्शन है, जिसकी बात लगातार की जा रही है, लेकिन WHO एक ऐसी संस्था है जिस पर हर किसी को भरोसा हो जाता है। अगर उनकी तरफ से, वहाँ की जो चीफ साइंटिस्ट हैं, उनकी तरफ से इस तरीके की बात कही जाती है कि इसका कोई असर नहीं होता, तो क्या समझा जाए? क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि आखिरकार जिस इंजेक्शन के पीछे हम इतना भाग रहे हैं उसकी जब महत्व ही उसका ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो फिर आखिरकार क्यों उसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है ये बहस हम लोग करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक को इस बारे में सोचना चाहिए कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई नहीं देनी है। और बहुत सारी गाइडलाइन समय के साथ चेंज होती रहती हैं। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपको याद होगा, उसमें एक मारामारी थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मिल नहीं रही थी, याद है आपको? मार्केट में ब्लैक हो रही थी, शॉर्टेज हो गई थी, और कुछ दिन बाद पता लगा हमें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई रोल कोरोना में नहीं है। तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्टडीज आनी चाहिए, बड़ी स्टडीज होंगी, एविडेंस बेस्ड स्टडीज होंगी, जब डाटा हमारे पास आएगा तब हम कंक्लूड कर पाएंगे। लेकिन अभी तक हम सबको चाहिए कि डॉक्टर्स पे भरोसा करें। डॉक्टर्स जो इलाज दे रहे हैं, जो दवाइयां दे रहे हैं, वो ठीक है। अब वो करंट अपडेट है, हम लोग रखते हैं कि अगर रेमडेसिविर चेंज आ रहे हैं ड्रग में, डोज में, कोई नया ड्रग आ रहा है, कोई नया ड्रग, पुराना ड्रग को बंद करना है, वो हम सब इनकॉर्पोरेट करेंगे। बट अभी तक जो है इंडिया में हम लोग सब लोग रेमडेसिविर दे रहे हैं, इवन प्लाज्मा थेरेपी भी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीजों में देखा गया कि प्लाज्मा थेरेपी का भी फायदा हो रहा है। स्टडीज ऐसा कहती है कि नहीं फायदा है, तभी भी ज्यादातर हॉस्पिटल प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं। तो इसका मतलब अभी तो हमें ये मालूम चाहिए कि कोरोना ऐसा दुश्मन है कि हमारे पास जितने हमारे तर्कश में तीर हैं, उन सबका हमें यूज करना चाहिए, कौन सा तीर कहाँ पे लगे, किससे क्या फायदा हो। तो ये थोड़ी सी अभी स्थिति ऐसी है बिकॉज अभी बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। जैसे ही हमारे पास 6 महीने में डाटा अवेलेबल हो जाएगा, नए ड्रग्स आ जाएंगे, तो सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर आरती जी, क्योंकि 1.5 साल के आसपास हो गया है वक्त जब से कोरोना अस्तित्व में आया है, उसके बाद भी अभी तक इसके बारे में कोई ऐसी प्रॉपर, कोई इस तरीके की कोई स्टडीज सामने नहीं आई जिससे ये समझा जा सके कि ये बीमारी आखिरकार है क्या? क्योंकि अभी तो बार बार इसके रूप ही बदल रहे हैं, इसके लक्षण ही बदल रहे हैं। देखिए, रूप बदल रहे हैं वो एक अलग चीज है, बट अभी जितना हमें पता है हम लोग वो भी सारी चीजें कहाँ फॉलो कर रहे हैं। वो आप किसी को भी ले लीजिए कि अभी कोरोना की जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं उनको। ये कोरोना बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की लापरवाही रही है। हर बार ये चीज बोली गई है कि आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है, आपको प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है, लेकिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है। चाहे वो रैलियां हो, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो नॉर्मल जो शादियां हो, या कुछ भी हो नॉर्मल, लोगों ने उन चीजों को फॉलो नहीं किया है वहां पर। उसका ये नतीजा है कि आज इतने ज्यादा केस बढ़ रहे हैं कि 24-24 घंटे में आप देखिए किस तरीके से लाखों में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो इसका यही है कि इन सब चीजों पे किसी भी तरीके का कोई भी इनको चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, इसको सीरियस लिया जाए, क्योंकि ये कोई एक गांव, एक जिले की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और इस पे हम सभी लोगों को सोचना है कि इससे हम कैसे जीत सकते हैं इन सारी चीजों से। जी, तो अभी जो बिल्कुल डॉक्टर डीके गुप्ता, क्योंकि जिस तरीके से मेरा सवाल ये फिर से मैं आपसे भी यही जानने की कोशिश करूंगा कि अभी तक 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त अगर मैं कहूं कि हो चुका है कोरोना को, तो गलत नहीं है, और इसके बारे में अभी तक भी कोई ऐसी स्टडी या फिर ऐसा कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये बीमारी आखिरकार है क्या। लक्षण बार बार बदल रहे हैं और अलग अलग रूप कोरोना का देखने को मिल रहा है। आखिरकार क्या वजह है? क्योंकि दवाई तो बाद में ही पता चल पाएगी कि दवाई इसकी क्या होनी चाहिए। हालांकि वैक्सीन जरूर बना ली है हम लोगों ने, लेकिन कैसे ये समझा जा सकता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से प्रभावी हो सकती है, और क्या ये वाकई में असल में है क्या ये कोरोना अभी तक?
देखिए, हम सबको पता है जितने भी वायरसेस होते हैं, इन सबकी फितरत होती है, अपना रूप बदलते रहते हैं, मतलब इनमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। और कोरोना वायरस बहुत पुराना वायरस है, ऐसा नहीं नया है। जितने हमें कॉमन कोल्ड, जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं श्वास नली के, वो सारे कोरोना वायरस से होते थे मैक्सिमम। कोरोना वायरस का एक नया रूप निकल के आया म्यूटेशन के बाद, वो SARS-CoV-2 था, जिसकी वजह से कोविड बीमारी पैदा हो रही थी। तो हमें पता है कि कोविड के भी हमने देखे हैं, अभी कई सारे स्ट्रेन आ चुके हैं, चाहे वो ब्राजील का स्ट्रेन हो, साउथ अफ्रीका का हो, इंग्लैंड का हो, इवन इंडिया में भी डबल म्यूटेंट है, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन होंगे जो हमें पता नहीं है, जिनकी जीनोमिक सर्विलेंस नहीं हो पाई है, जिनकी जीनोमिक टाइपिंग नहीं हो पाई है। जब भी कोई म्यूटेशन होती है तो या तो वो वायरस को फायदा करता है, नुकसान करता है। अगर वायरस में ऐसी कोई म्यूटेशन हो जाए जिससे वो ज्यादा पैथोलॉजी गुण है, ज्यादा सीरियस हो जाए, ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा कर सकता हो, या जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उसको तोड़ दे, या जो वैक्सीन है उसके अगेंस्ट वैक्सीन अप्रभावी हो जाए, प्रभाव ना दिखाए, या दवाइयां रेमडेसिविर जैसी दवाइयां उसके अगेंस्ट प्रभावी ना हो, तो ये खतरनाक हो सकता है। और जब तक हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक म्यूटेशन होते रहेंगे, म्यूटेशन के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो हम सबको चाहिए कि अगर हमें अपनी वैक्सीन को इफेक्टिव रखना है, जो हमारी दवाइयां हैं वो इफेक्टिव रहे, तो हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम म्यूटेशन को रोक सकते हैं। कि हमें पता है म्यूटेशन का मतलब होता है जब भी वायरस अंदर जाता है बॉडी के, तो वो रेप्लिकेट करता है और नए प्रोजेनी अपने सिबलिंग्स को करता है, बनाता है, और उसी दौरान जब वो लाखों में कॉपी बनती है, तो कभी कभी गलती से उसमें म्यूटेशन हो जाता है, वो कभी कभी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर म्यूटेशन हुआ तो हमें फिर वैक्सीन चेंज करनी पड़ सकती है, और यार दवाइयां भी चेंज होनी पड़ती हैं। और ये म्यूटेशन भी दो तरह के होते हैं, एक जेनेटिक शिफ्ट होता है, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। अगर बड़ा म्यूटेशन होता है तो हमें दवाई या वैक्सीन चेंज करने की आवश्यकता होगी। अगर छोटे छोटे म्यूटेशन होते हैं जिनको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो हमें ध्यान रखना चाहिए, अभी हमें पता है कि वैक्सीन हमारी इफेक्टिव है, एटलीस्ट ट्रांसमिशन को नहीं रोक रही है, बट हमारी डेथ को रोक रही है, कॉम्प्लिकेशन को रोक रही है, और जो बीमारी की जो गंभीरता है उसको कम कर रही है। तो 3-4 फायदे में वैक्सीन हैं, तो इसलिए हम सबको वैक्सीन की गति बढ़ानी चाहिए, वैक्सीन को बढ़ावा देना चाहिए, सारे लोगों को लगवानी चाहिए, जितना एज ग्रुप है उसको ब्रॉड करना चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन, प्रिवेंशन जिसमें वैक्सीन कर लगानी चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हर व्यक्ति द्वारा 100% पालन हो। इसके लिए सरकार को जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़े, जो भी कठोर नियम बनाने पड़े, उनको लागू करना चाहिए। नंबर 2, पार्शियल लॉकडाउन। जितनी भी अनावश्यक गतिविधियां हैं, गैर जरूरी गतिविधियां हैं, उन सबको अगले 3 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। जैसे राजनीतिक रैलियां, धर्म आयोजन, धरना प्रदर्शन, स्कूल, कॉलेजेस, पब, रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, इन सबको बंद कर देना चाहिए। बिकॉज जब पानी सर पे आ जाएगा तब लॉकडाउन करने का कोई फायदा नहीं है, तब फुल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अभी हम जहां ये नहीं फैला हुआ है वहां पार्शियल लॉकडाउन को तुरंत लगा देना चाहिए। चौथा है अर्ली डायग्नोसिस, तो 5वां है अर्ली ट्रीटमेंट और एग्रेसिव ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस मतलब चाहिए, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको ट्रेसिंग बढ़ानी चाहिए, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेट करना चाहिए, और उनको होम केयर देनी चाहिए अगर वो माइल्ड है या एसिम्टोमेटिक है। अगर कोई सीरियस है या मॉडरेट सीरियस है, सिम्टोमेटिक है, उसी को अस्पताल में जाने की जरूरत है। उसको अर्ली ट्रीटमेंट चाहिए और एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए। अगर कोई माइल्ड और मॉडरेट है और एसिम्टोमेटिक है, उसको घर पे ही होम आइसोलेशन करें, क्योंकि अगर वो अस्पताल में जाएगा तो हमारी बेडों की कमी होगी और बेड की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए इस समय मरीजों का सेग्रीगेशन, चुनाव करना, कौन सा मरीज भर्ती के लायक है, कौन सा भर्ती के लायक नहीं है, ये बहुत जरूरी है। और जो भर्ती को लायक है उसको हमें बड़ा तेजी से बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट करना चाहिए, चाहे उसको हमें ऑक्सीजन देनी पड़े, चाहे उसको एंटीबायोटिक देनी पड़े, ब्लड थिनर देने पड़े, मल्टीविटामिन देनी पड़े, आई फ्लूइड देना पड़े, एंटीबायोटिक ड्रग देना पड़े, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लाज्मा थेरेपी, जो भी देना पड़े वो हमें एग्रेसिव देना चाहिए, सो दैट हम उसकी जान पहुंचाते हैं। हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि कोरोना से हमने कितनी जान बचाई, कितने लोगों की जान हम बचा सकते हैं, उसी पर फोकस करें। अगर उस पर फोकस करेंगे सब लोग मिलकर, तो शायद हमें लगता है हम इसको कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। और इसके लिए हम सबका योगदान चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, चाहे सेलिब्रिटीज लोग हो, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, सबको मिलके एक साथ एक सुर में कोरोना के लिए जन आंदोलन क्रिएट करना चाहिए, खास करके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करने का। अगर जन जन में इस बात पहुंच गई तो शायद हम इस कर्व को फ्लैट कर सकते हैं।
लेकिन डॉक्टर आरती, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से डॉक्टर डी के गुप्ता जी ने कहा है कि जो राजनीतिक कार्यक्रम है शायद वो तो नहीं रुक पाएंगे, बाकी सब कुछ हालांकि रुक सकता है, लेकिन अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की और कोरोना जांच की, तो कोरोना जांच के मामलों में पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 14,122 सैंपल जो है उसकी जांच की गई। और वहीं टीका उत्सव चलाया जा रहा है, देश में बड़े लेवल पर टीका लगाया जा रहा है, 40 लाख लोगों को टीके लगाए गए। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जांच में बहुत धीमी गति से हम लोग चल रहे हैं? अगर एक दिन में 14 लाख जांच हो पाएंगी तो क्या ये समझा जा सकता है कि जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से 1,60,000 से जो मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं, अब 1.5 लाख से ज्यादा मामले अमूमन हर दिन अब सामने आ रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि देश में बड़े लेवल पर कोरोना फैल चुका है? मैं बिल्कुल डॉक्टर डी के गुप्ता की बात से सहमत हूँ। जी। जैसा कि उन्होंने बोला है कि ये इसका एक इम्पोर्टेंट जो रोल है कि वो है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो जिन लोगों को भी ये आपको अपने से सोच लेते हैं कि नहीं ये तो हमें नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, या हमें ये बॉडी एक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना, उनको नहीं दिखाना। तो एक तो सबसे पहले उन सभी लोगों को ये मैसेज है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखता है, उसको माइल्ड सिम्टम में ही आकर आप दिखाइए, उसको उस कंडीशन में मत पहुंचाइए कि वो मॉडरेट और सीवियरिटी पकड़े। सेकेंड चीज है कि आपको जो भी वैक्सीनेशन है वो आना चाहिए। उसकी जो प्रक्रिया है वैक्सीनेशन की वो बहुत तेजी से करानी चाहिए। इसमें 45 प्लस जिन लोगों को ये एडवांटेज दिया जा रहा है वो तो सभी लोग आके कराएं, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का आप वेस्ट ना करें उसको, क्योंकि एक बार जब खुलता है तो 10-20 लोगों को लगता है राउंड, तो कम से कम वो वायु ना खराब जाए। और जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातें कहने के लिए। डॉक्टर डी के गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जो एक भ्रम की स्थिति आम लोगों में बनी हुई है इंजेक्शन को लेकर के, उससे फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर डी के गुप्ता ने साफ तौर पर यह कहा कि डॉक्टर्स पर भरोसा रखिए, जिस तरीके से भी स्टडीज जो है वो सामने आती रहेंगी, जो भी रिपोर्ट्स में सामने आता रहेगा, उसी के आधार पर डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज करते रहेंगे। और ऐसे में कोई घबराने वाली बात जो है वो फिलहाल नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी है। कोरोना से हमें बचना है सावधानी बरतते हुए। बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ।